हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार आगमन स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन। आप सभी को आगमन स्टडी पॉइंट के पूरे परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ एवं खुश रखें, आपको जल्दी से सफलता प्राप्त हो, यही सब कामनाएं हैं। इन्हीं सब कामनाओं के साथ हम आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि जानते हैं, हम जीएस पढ़ रहे हैं। जीएस में इकोनॉमिक्स हमारा चल रहा है। इकोनॉमिक्स में हम जीडीपी पढ़ चुके हैं। जीडीपी हमारा समाप्त हो चुका है, जीडीपी पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब हमें अगला टॉपिक हमारा शुरू करना है, जो होगा हमारा जीएनपी। ये राष्ट्रीय आय के अंतर्गत एक टॉपिक होता है। जीएनपी पढ़ेंगे, उसके बाद हम जीडीपी पढ़ेंगे और राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, नेशनल इनकम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है जीएनपी। हम देखते हैं ये टर्म्स जो है जीडीपी और जीएनपी, केवल एन और डी का फर्क होता है। ठीक है, तो हम इस तीन शब्द से भी हम समझ सकते हैं कि जीडीपी क्या है और जीएनपी में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हम देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते किसको है। जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, जैसे हम जीडीपी की परिभाषा पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि घरेलू सीमा के भीतर, ठीक है, उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी चीज का उत्पादन कब होगा, जीडीपी को कब जीडीपी में कब शामिल करेंगे, कि वह हमारी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित की गई हो, या फिर उसका उत्पादन हमारी घरेलू सीमा के भीतर हुआ हो। परंतु जब हम जीएनपी पढ़ते हैं तो जीएनपी में कॉन्सेप्ट ही हमारा बता रहा है, ये जो आपका फुल फॉर्म है या इसका पूरा नाम जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कि मतलब एक किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य
जीएनपी कहलाता है, जीएनपी या ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जीएनपी पढ़ रहे हैं। जीएनपी में क्या देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, हम थोड़ा अंडरलाइन करते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका जो न्यू आया है, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। जैसा कि हम जब जीडीपी पढ़ रहे थे तो हम वित्तीय वर्ष भी पढ़े थे, मौद्रिक मूल्य क्या होता है वह भी पढ़े थे, अर्थव्यवस्था क्या होती है वह भी पढ़े थे। ठीक है, वस्तु क्या है, सेवा क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम पहले भी जानकारी कर चुके हैं। तो ठीक है, हमें उन सब चीजों पे जाना नहीं है, बट हम एक चीज देखते हैं कि देश के नागरिकों द्वारा, जब हम जीडीपी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जीडीपी की परिभाषा क्या होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उसकी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसमें क्या होता था कि घरेलू सीमा के भीतर से मतलब यह होता था कि आपकी जो सीमा है, भौगोलिक सीमा और घरेलू सीमा, उसके भीतर जो उत्पादन होता था, चाहे वह विदेश की कंपनी हो चाहे वह भारत की कंपनी हो, दोनों, चाहे विदेश की हो या फिर भारत की हो, उसमें उत्पादित जो वस्तु एवं सेवाएं होते थे वो जीडीपी में शामिल होता था। परंतु यहां हम देखते हैं कि देश के नागरिकों द्वारा, क्या, देश के नागरिकों द्वारा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी हो, किसी भी बाहर देश की कंपनी जब भारत में आके निवेश करेगी, भारत में आके कोई काम करती है, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके काम करता है, तो क्या होता है कि उसका जो जीडीपी और जीएनपी में शामिल नहीं होता है। इसमें शामिल वही होगा जो उत्पादित किया जाएगा किसके द्वारा, उस देश के नागरिकों द्वारा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जीएनपी में उस देश के मूलतः जो नागरिक होंगे उनके द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जीएनपी, हम अगर हमें जीडीपी से जीएनपी निकालना हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जीडीपी से जीएनपी निकालना है। तो हम जानते हैं जब जीडीपी से जब हम जीएनपी में आएंगे, जीएनपी बराबर, ठीक है, जीएनपी बराबर जीडीपी, एक फॉर्मूला नोट करिएगा जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो हमारे एकदम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस, माइनस क्या करते हैं, एनएफआईए, एनएफआईए, ये एनएफआईए होता क्या है, एनएफआईए होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, कहीं भी वन लीनियर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अवॉर्ड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, विदेशों से प्राप्त, हिंदी इसका वर्जन होता है
विदेशों से प्राप्त निवल आय, कि हमें विदेशों से कितना प्राप्त हो रहा है। जिसे हम जैसे जो विदेशों में रहते हैं वो क्या करते हैं, वहां से इनकम करके, वहां से कमा करके रेमिटेंस भारत भेजते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त निवल आय। ये आपकी जब जीडीपी में से एनएफआईए को घटा दिया जाता है तो आपका जीएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एनएफआईए में क्या क्या शामिल होते हैं। एनएफआईए के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक यस होता है, एक यक्स होता है, एक यम होता है। हमें ये दो चीजें समझनी है, यक्स किसे कहते हैं, यम किसे कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर से हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। क्या, जीएनपी, जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस यक्स, एक मिनट, एक्स माइनस यम। यही एक्स माइनस यम जो होता है एन एफ आई ए होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यक्स क्या है और यम क्या है। ठीक है, यक्स में हम देखते हैं तो यक्स जो होता है, इसमें हम देखते हैं तो यक्स ऐसे डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, विदेशों में भारतीयों द्वारा की जाने वाली आय, विदेशों में भारतीयों द्वारा की जाने वाली आय हमारी यक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यम। एम हम डिफाइन करते हैं तो भारत के अंदर, यम हम डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर क्या करते हैं कि भारत के अंदर विदेशी जो रह रहे हैं, भारत के अंदर विदेशी जो रह रहे हैं, विदेशियों द्वारा भारत के अंदर की जाने वाली ठीक है, ये क्या हुआ, विदेशियों, विदेशों में भारतीयों द्वारा की जाने वाली आय। अब एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय मूल के हैं, वो विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है, मान लो आपके परिवार से कोई विदेशों में रह रहा हो, अमेरिका, यूएस, अमेरिका और ब्रिटेन हो गया, अदर कोई देश, मलेशिया, नाइजीरिया, कहीं भी रह रहा हो, जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय, वो जो कमाते हैं, जो इनकम प्राप्त करते हैं, उसे क्या करते हैं, भारत में भेजते हैं। ठीक है, जितनी इनकम भारत में भेजेंगे, ठीक है, वो किस में शामिल होगी, भारत की जीएनपी में शामिल होगी। और जैसे जो कोई विदेशी, कोई ब्रिटेन का हो, यूएसए का हो, या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र का हो, आपके भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर किसी भी अन्य देश का हो, वह भारत में रह रहा है, भारत में कमाई कर रहा है, भारत में पैसा कमा रहा है, और पैसा कमाने के बाद वह विदेश भेज दे रहा है, अपने मूल निवास स्थान पर भेज दे रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो विदेशों में भेज दे रहा है तो वह हमारी जीएनपी के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, क्योंकि हमें देखना क्या है, जीएनपी की परिभाषा क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमारी जो सकल राष्ट्रीय आय या फिर राष्ट्रीय उत्पादन या फिर राष्ट्रीय प्रोडक्ट हमारा कितना हो रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, हम मानते हैं ये कोई अन्य देश है, ठीक है,
हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमारा इंडिया है, ठीक है, ये भारत देश है, ठीक। अब भारत से बगल कोई देश है, कोई सा भी देश हम मान के चलते हैं, मान लो बांग्लादेश को ही मान के चलते हैं। इधर आपका बांग्लादेश पड़ता है, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। क्या होता है कि कोई बांग्लादेश का व्यक्ति, ठीक है, वो भारत आता है, भारत में रहता है, भारत में कमाई करता है, इनकम करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कुछ भी करता है, ठीक है। वो क्या करता है, यहां से जो भी कमाता है, जितना कमाया 10,000 रुपए या 20,000, जो भी कमाया 10 रुपए, वो भेजा कहां, वो आया कहां, यहां। अब जो कोई मान लो भारत का है, वो यहां रह रहा है, भारत के व्यक्ति बांग्लादेश में रह रहा है, ये यहां से 20 रुपए कमाता है, और 20 रुपए कमा करके वो भेजता कहां है, भारत में, ठीक है। ये भारत की इनकम हो गई, ये भारत की आय हो गई। तो हम ये चीज देखते हैं कि जो आपके विदेशों में रहने वाले भारतीय कमा रहे हैं और जो भारत में रहने वाले विदेशी कमा रहे हैं, इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यही हमारा NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में काउंट की जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको NFIA अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, GNP बराबर GDP माइनस NFIA या फिर X माइनस M। अब देखते हैं क्या GDP और GNP बराबर हो सकते हैं। हम दो कॉन्सेप्ट, आपको तीन चीजें हो सकती हैं जो मैं बताता हूं, ठीक है। हम पढ़ते हैं, तो क्या GDP और GNP बराबर हो सकते हैं। पहली कंडीशन, GDP और GNP इक्वल हो सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्या GDP बड़ा हो सकता है GNP से, ठीक है। क्या क्या देखते हैं, क्या GDP बड़ा हो सकता है GNP से। अगला क्या है, क्या GNP बड़ा हो सकता है GDP से। ठीक है, हम इस तरीके से देखेंगे। पहला है, अब ये बराबर कब होगा, जब जितना विदेशों से आ रहा है, जितना हमारे भारतीय मूल के लोग विदेशों में कमा रहे हैं, वो जितना भेज रहे हैं। अगर भारत में कोई विदेशी रह रहा है, ठीक है, भारत में कोई विदेशी रह रहा है, वो भी उतना ही पैसा आपको रिटर्न भेज रहा है। मान लो कोई विदेशी है, वो 20 रुपए कमाता है, ठीक है, इसकी आय हो गई। कोई भारतीय है जो विदेशों में रह रहा है, कोई भारतीय है जो विदेशों में हो, अगर वो 20 रुपए वो भी कमा रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में हम देखेंगे, जब यक्स माइनस यम, यक्स किसको मानेंगे, यक्स उसको मानेंगे जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय, जो भारत विदेश, जो विदेशी भारतीय जो विदेशी हैं और भारत में रह के इनकम कर रहे हैं। जब यक्स माइनस यम बराबर 0 आ जाए, क्या होगा, एक्स एक्स माइनस एम बराबर एक्स माइनस एम बराबर 0, ठीक है। तो हमारा जो जीडीपी होगा और जीएनपी होगा वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है, क्या जीडीपी बड़ा हो सकता है जीएनपी से। जीडीपी जीएनपी से कब बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा आता है कॉन्सेप्ट ना। जीडीपी हमारा जीएनपी से कब बड़ा होगा,
जीडीपी जीएनपी से कब बड़ा होगा आपका? जीडीपी जीएनपी से बड़ा होगा जब यक्स लेस देन एम होगा। एक्स लेस देन यम होगा, ठीक है। जीडीपी कब बड़ा होगा? मान लो हमारी जीडीपी 100 रुपए है, ठीक है, और यक्स यक्स हमारा 10 रुपए है और यम हमारा 20 रुपए है, ठीक है। विदेशों से हम कितना प्राप्त कर रहे हैं? 10 रुपए, ठीक है। और जो भारत में विदेशी रह रहे हैं, जो बाहर हमारा पैसा जा रहा है, वो 20 रुपए है, ठीक है। तो हम इसमें देखते क्या है, यक्स माइनस यम करते हैं ना। यक्स की वैल्यू 10 रखते हैं, यम की वैल्यू 20 रखते हैं, ये आएगा कितना? -10। अब 100, ये 100 आपकी जीडीपी है। अब इस फार्मूले पे हम रख के देख सकते हैं क्या? फार्मूले पे रखते हैं जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एक्स माइनस एम, ठीक है। एक मिनट, जीडीपी बराबर जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस NFIA, ठीक है। तो हम जब आगे चल के इसमें देखते हैं तो ये जो 10 रुपए हो रहे हैं, ठीक है, ये जो 10 रुपए हो रहे हैं, ये माइनस का 10 रुपए हो रहा है, तो ये क्या होगा? जीडीपी में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ठीक। जब ये माइनस होगा तो ये होगा कितना? 90 रुपीज। क्या हुआ? जीडीपी जीएनपी से बड़ा, ओ सॉरी, यम यहां हम 20 मानेंगे एग्जांपल में। एक्स मान लो हमारा 20 है और यम हमारा कितना है? 10 है। अब हम जब 20 में से 10 माइनस करेंगे, इधर हम 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 10 आएगा, ठीक है। जब हम यहां जीडीपी 100 है, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, यक्स माइनस NIFA कितना आया हमारा? NFIA हमारा कितना आया? 10 आया टोटल, ठीक है। जब 10 आया, जब 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 90। अब देख लो जीडीपी कितनी थी? 100, जीएनपी कितना हुआ? 90। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जीडीपी भी जीएनपी से बड़ा हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्या है, हमें अगला क्या देखता है? क्या हम ऐसा भी मानते हैं कि जीएनपी बड़ा हो सकता है जीडीपी से? जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारा 100 रुपए जीडीपी है, 100 रुपीज आपकी जीडीपी है, ठीक है। जो यक्स है, हम यक्स देखेंगे, यक्स हमारा कितना होगा? एक्स हमारा 10 रुपए है, एम हमारा 20 रुपीज है, ठीक है। जब यक्स 10 रुपए है, यम 20 रुपीज है, तो क्या होगा? जब यक्स और यम को घटाएंगे, ये आएगा कितना? -10। 10 माइनस 20 बराबर -10 रुपए। अब ये 10 रुपए इधर आके क्या होता है? आपका जीडीपी में 100 प्लस 10, ये होगा कितना? 110। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जीएनपी 110 हो जा रही है और जीडीपी हमारा 100 ही था। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि जीडीपी जीएनपी से बड़ा भी हो सकता है, जीडीपी जीएनपी के बराबर भी हो सकता है, और जीएनपी और जीडीपी जीएनपी से बड़ा भी हो सकता है। ऐसा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि भारत की जीडीपी कैसी होती है, भारत की जीडीपी और जीएनपी में कौन सा संबंध होता है। तो हम देखते हैं कि भारत की जीडीपी और जीएनपी जब हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि हमेशा हम एक चीज देखते हैं, तो भारत की जो जीडीपी है वो हमेशा बड़ी होती है, किससे, जीएनपी से। भारत की स्थिति ये होती है, क्यों, क्योंकि जो भारत में रह के विदेशी आय कमा रहे हैं, क्योंकि भारत में रह के जो विदेशी आय कमा करके अपने मूल निवास स्थान पर या फिर मूल देश में भेज रहे हैं, जो विदेशी भारत में जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय, उनसे प्राप्त आय हमेशा कम होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारा मूलतः कॉन्सेप्ट यही वाला फॉलो होता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जीएनपी क्या होता है और जीडीपी क्या होता है। जीएनपी और जीडीपी में जो संबंध है ये हम समझ चुके हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे अब देखो 2-3 फॉर्मूलेज हैं, मैथ की ट्रिक्स हैं जो यूज होंगी, आप लोग अच्छे से समझिएगा। थोड़ा इकोनॉमिक्स है, बस थोड़ा ये जीएनपी का जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो एक बार नहीं वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि हाँ, मूलतः ये आपके सिलेबस में हो सकता है ना हो, बट क्या होता है कि कभी कभी जो एग्जामिनर होता है ना, वनडे एग्जाम का एग्जामिनर भी होता है, वो क्या करता है कि आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन दे देता है मैथ को अप्लाई करने के लिए, आपका सी सेट चेक करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर आता है। तो हम देखते हैं कि जीडीपी से जीएनपी, जब हमें जीडीपी से जीएनपी प्राप्त करना होता है, जब हमें जीडीपी से जीएनपी प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं हम, डी, यहां देखो चेंज किसमें हो रहा है, ये डोमेस्टिक है, इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक, और ये क्या है, नेशनल है, ये है घरेलू, और ये है राष्ट्रीय। हम जानते हैं जब हमें जीडीपी डी को मतलब डोमेस्टिक घरेलू से राष्ट्रीय में जब परिवर्तन करना होता है तो हम क्या करते, क्या है, प्लस एन एफ आई ए करते हैं, ये हम अभी थोड़ी देर पहले समझ लिए हैं, प्लस एन एफ आई ए, किसमें, जीडीपी में। ये हमारा क्या प्राप्त होता है, बराबर जीएनपी। ठीक है, तो ये हमारा जीएनपी प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं जब ग्रॉस से नेट प्राप्त करना होता है, सकल से नेट, जी से यन हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये यन, ग्रॉस से नेट, नेट क्या होता है, ग्रॉस मतलब सकल और नेट मतलब निवल। ठीक है, निवल वह चीज होती है जिसे हम प्राप्त करते हैं, उसको जैसे का तैसा हम बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रॉस जो होता है ना, इसमें जो मूल्य ह्रास को हम माइनस करते हैं। ठीक है, मूल्य ह्रास हम पहले भी बताए थे कि मूल्य ह्रास होता क्या है। ठीक है, कोई वस्तु कल 15 रुपए की थी, आज उसको हम यूज करते करते 13 रुपए की हो गई, तो कितने का मूल्य ह्रास हुआ, 13 रुपए का, 2 रुपए का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमें सकल जीडीपी से मूल्य ह्रास घटा देते हैं, ठीक है, सकल जीडीपी से मतलब कुल जीडीपी जितनी होती है, एक मिनट, सकल जीडीपी, सकल जीडीपी से माइनस मूल्य ह्रास कर देते हैं। ठीक है, क्या, माइनस मूल्य ह्रास। जब मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमारा एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जीएनपी और एनएनपी क्या होता है। अब हम एक चीज देखेंगे, जो हमारा तीसरा फॉर्मूला, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता चुके हैं, एक जीडीपी से जीएनपी निकालने का, एक अगर जीडीपी दी गई है तो उसमें एनएनपी निकालने का, नेट नेशनल
प्रोडक्ट मतलब कुल राष्ट्रीय आय। ठीक है, हम नेशनल इनकम ही पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय हमारा टॉपिक है जिसमें जीएनपी चल रहा है। तो हमें जब राष्ट्रीय आय निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जीडीपी में से जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद होती है उसमें से पहली चीज तो हम जब हम उसमें जीडीपी में जीएनपी निकालना होता है तो क्या करते हैं, जीडीपी में से एनएफआई माइनस करते हैं। और जब आगे चलते हैं तो क्या करते हैं कि जब हमें ये जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें से निवल घरेलू उत्पाद निकालना हो, ठीक है, या फिर निवल राष्ट्रीय आय निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो मूल्यह्रास हुआ रहता है, जो डिप्रिसिएशन हुआ रहता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हुआ। आगे क्या है हमारा, आगे क्या है कि बाजार मूल्य। ठीक है, एनएनपी बाजार मूल्य हम सिंपल सा बाजार मूल्य मानते हैं। बाजार मूल्य देखते हैं, बाजार मूल्य का जीएनपी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो जब हम बाजार मूल्य पर आते हैं तो इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कारक लागत होती है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं है क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लस कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, माइनस अप्रत्यक्ष कर, यहां अप्रत्यक्ष लगा लीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, तो यह हमारा बाजार मूल्य निकल के आता है। अब इसमें हम देखते हैं कि निवल अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, निवल अप्रत्यक्ष कर। जब हम निवल अप्रत्यक्ष कर पे आते हैं तो क्या करते हैं, कर में से सब्सिडी घटा देते हैं। मान लो हमारा कर कितना हुआ, आपने कोई मार्कर बनाया या फिर कोई भी चीज एक वस्तु का उत्पादन किया गया, उत्पादन पे क्या हुआ कि 20 रुपए का टैक्स लगा। मान लो 50 रुपए की वस्तु थी, 20 रुपए टैक्स लगा और 10 रुपए आपकी सब्सिडी मिल गई। तो जब हम निवल कर निकालेंगे तो कर कितना लगा, 20 रुपए और 10 सब्सिडी मिल गई। जो सब्सिडी में से, जो कर में से सब्सिडी हम माइनस कर देंगे तो ये जो 10 आएगा ये आपका निवल अप्रत्यक्ष कर में शामिल होगा। ठीक है, तो ये हमारा निवल अप्रत्यक्ष कर हो गया। आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है, हमारा निवल अप्रत्यक्ष कर हम जान गए। अब जब हम बाजार मूल्य निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमें ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधा लिख देंगे बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जा रहा है वैसे एक नए नए टर्म्स आते जा रहे हैं, एक ही फॉर्मूले को हम बड़े से छोटा छोटा करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सारे फॉर्मूलाज इसलिए बता रहे हैं कि कब आपसे क्या चीज पूछ ले, तो वो चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाजार मूल्य। उसके बाद आप कारक लागत अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, ठीक है, कारक लागत। अब हमें कारक लागत निकालनी हो तो आप लोग बताइए जरा, जब हमें प्राप्त है, हमें जीडीपी पता है, बाजार मूल्य पता है, कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर, अब हमें अगर कारक लागत निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए हम करते क्या है कि बाजार मूल्य माइनस, जब बाजार मूल्य इधर आएगा माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, कारक लागत और बाजार मूल्य, ये दो चीजें हमने समझी। अब जो आपका ये होता है क्या, निवल अप्रत्यक्ष कर, बाजार मूल्य, कारक लागत, ये तीनों चीजें एक सेगमेंट में
दो फॉर्मूले में खत्म होती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जीडीपी बाजार मूल्य से एनएनपी कारक लागत कैसे निकालते हैं। जीडीपी बाजार मूल्य से, जीडीपी का जो हम जानते हैं कि जीडीपी किस पे निकाली जाती है, बाजार मूल्य से। ठीक है, जीडीपी बाजार मूल्य से हमें क्या निकालना है, कारक आय या कारक लागत आपको निकालनी होती है। हम क्या करते हैं, जीडीपी बाजार मूल्य जीडीपी बाजार मूल्य से कारक लागत, कारक लागत पे जाएंगे जीडीपी बाजार मूल्य से, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे ये चीजें देखते हैं। मान लो हमारी ये जीडीपी है, जीडीपी बाजार मूल्य में हम क्या करते हैं, आप माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी का जो बाजार मूल्य है उस पर मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, प्लस NFIA इसको ऐड करेंगे। उसके बाद जो निवल अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, क्या, निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर, जीडीपी बाजार मूल्य माइनस मूल्यह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर, ये आपका क्या होगा, बराबर होगा आपका एनएनपी कारक लागत, एनएनपी कारक लागत। ठीक है, और यही एनएनपी कारक लागत आपकी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। यही जो एनएनपी कारक लागत आपकी आई, यही आपका क्या होगा, राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम होती है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि हम जीडीपी से कारक आय कैसे निकालते हैं। ठीक है, एनएनपी कारक आय कैसे निकालते हैं, इस तरीके से जो हमारे फॉर्मूलेज हैं कुछ वो हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला एक लास्ट फॉर्मूला हम बताएंगे, क्या है, एनएनपी कारक लागत से, एनएनपी कारक लागत का हम सीधा सा फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं, एनएनपी कारक लागत बराबर जीडीपी बाजार मूल्य जीडीपी बाजार मूल्य होगा माइनस मूल्यह्रास, ये हम डिलीट कर देते हैं, मूल्यह्रास प्लस NFIA माइनस निवल अप्रत्यक्ष, ठीक है, ये हमारा लास्ट फॉर्मूला था। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये हमारी जीएनपी समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जीएनपी क्या है, जीएनपी समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से जीएनपी के बारे में पूरा बता देता हूं।
जीएनपी वह होती है किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों द्वारा, मूल टर्म नागरिक, नागरिकों द्वारा, ना कि विदेशियों द्वारा, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब नागरिकों में कौन हो जाएगा? जो विदेश में जाके कमा रहे हैं वो भी और जो भारत में है वो भी, दोनों नागरिक, दोनों नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही हमारा जीडी और जीएनपी कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, आगे हमारा एक टर्म होगा पीसीआई। ठीक है, पीसीआई क्या होता है? ठीक है, हम देखेंगे क्या पीसीआई। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, इसे क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, क्या है ये? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? बात तो यही है कि हमें समझना है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो हम ये जानते हैं कि जब जो आपकी कुल राष्ट्रीय आय होती है, एनएनपीओ जो होती है, ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है, या ये क्या होती है आपकी पीसीआई। ठीक है, ठीक, कुल जो राष्ट्रीय आय है उसमें से कुल जनसंख्या जो है उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? हमारा पर कैपिटा इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है ये आज के शायद 2022-23 में जब आंकी गई थी तो 1,72,000 रुपए थी। कितना? 1,72,000 रुपए। एक लाख 72,000 रुपए सालाना हुआ करती थी। बट हम देखते हैं क्या, जब हम एक तो एक रेशियो निकला, आपको जैसे पूछा जाए ना कि रेशियो क्या है? औसत, एवरेज, एवरेज आय क्या है भारत के? जैसे अभी पूछा जाए भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, जनसांख्यिकी इतनी बड़ी है, इनका औसत आय क्या है? ठीक है, जब हम औसत आय निकालते हैं तो यही करते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें एक व्यक्ति की आय आती है। बट क्या सभी के पास ऐसा कुछ है? नहीं, सबके पास 1,72,000 की मंथली सेविंग है? नहीं है। तो भारत में हम जानते हैं कि आय असमानता पाई जाती है। आय असमानता का मतलब क्या हुआ? कि जैसे जो कुछ 1% लोग हैं, 1% लोगों के पास लगभग 70 से 80% धन का संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि जो भारत सरकार है, जो भारत है, यह समावेशी विकास पर जोर दे रहा है। ठीक है, समावेशी विकास क्या होता है? कि जिसमें सभी को एक समानता दी जाए, सभी को समान रूप से प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत है धीरे धीरे समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है, ताकि सभी की आय में जो ये असमानता फैली हुई है, किसी को लगभग 1% लोगों के पास 70-80% धन का संकेंद्रण है, उसको क्या करना है? सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर लोगों तक पहुंचाना है। जन जीवन को दैनिक जो सुविधाएं हैं वो हर किसी के पास पहुंचते रहे, इसलिए भारत सरकार समावेशी विकास पर जोर दे रही है। उसका सबसे मूल वजह यही पर कैपिटा इनकम ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम पीसीआई समझे हैं। ठीक है, पीसीआई समझ लिए। अब अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि कुछ साइकिल्स होती हैं। ठीक है, अगला टर्म होगा, अब देखेंगे कि हमारा तो सिलेबस है ना थोड़ा लंबे फ्लो में चलेगा, क्योंकि जो मूल टॉपिक था ना जीडीपी, जिसमें ज्यादा कुछ आपको मूलभूत अवधारणाएं समझती थी वो आप समझ चुके हैं। ठीक है,
क्या होता है देश, क्या होता है घरेलू सीमा, क्या होता है वित्तीय वर्ष, क्या होता है। तो इसलिए आपका टॉपिक जल्दी जल्दी बढ़ता चला जाएगा, बहुत कुछ है नहीं। जो कुछ भी था वो जीएनपी और जीडीपी में है, जो समझने के लिए था। जो आपके फार्मूले और ट्रिक्स है, ये सब मैथ के क्वेश्चन है, वो जीएनपी तक ही है। इसको आप अगर ना समझ में आया हो एक बार में तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। बट आगे हम देखते हैं अब क्या होगा हमारा। अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है, अर्थव्यवस्था की एक जो साइकिल है वो चलती कैसे है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो साइकिल चलती हैं, एक होता है वर्चुअस साइकिल, एक होता है विसियस साइकिल, ठीक है। कौन कौन सी, वर्चुअस साइकिल और विसियस साइकिल। अब हम देखेंगे कि क्या है वर्चुअस साइकिल और क्या है विसियस साइकिल, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं वर्चुअस साइकिल। अर्थव्यवस्था में वर्चुअस साइकिल, यू वर्चुअस साइकिल। ये वर्चुअस साइकिल क्या होती है, अर्थव्यवस्था बढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वर्चुअस साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब जीडीपी में वृद्धि दर होती है, ठीक है, ऐसे समझते हैं एक फिगर से। ये आपकी जीडीपी वृद्धि दर ये बढ़ रही है। जब जीडीपी वृद्धि दर में वृद्धि होती है तो क्या होता है, हमारी जीडीपी भी वृद्धि करती है। जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी बढ़ने का क्या आशय है, जीडीपी बढ़ने का आशय यह है कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो जब हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, यहां उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। अगर उत्पादन बढ़ रहा है, जैसे उत्पादन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से क्या हमारा प्रॉफिट होगा। तो उत्पादन बढ़ने से हम ये देखते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं ना उत्पादन करने में लगते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करना है, ठीक है। मान लो किसी कंपनी की जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है तो किसी कंपनी का जो उत्पादन है, मतलब उत्पादन ही तो बढ़ेगा तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। जब किसी कंपनी में कभी एक पेन उत्पादित हो रही है तो इसको बनाने में केवल एक दो लगे, एक से दो लोग लगेंगे, मूलतः मानते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। बट अगर यही पेन कल की हमारी खपत बढ़ जाती है कि हमें 10,000 पेन एक दिन में देनी है तो क्या करते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना होता है, कितने ज्यादा श्रमिक काम करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे रोजगार होते हैं उसकी उपलब्धता बढ़ती है, क्या होगा, रोजगार हमारा बढ़ेगा। अब जब रोजगार बढ़ रहा है हमारा रोजगार, जब रोजगार बढ़ रहा है तो लोगों की आय में वृद्धि होती है, जैसे जो रोजगार में लग जाएंगे उनकी क्या होगी, एक प्रॉपर आय हो जाएगी, ठीक है। आय, आय में वृद्धि हो गई। अब आप एक एग्जांपल लिखिए, जैसे आप ही हैं, आपकी जब आय बढ़ गई, ठीक है, कल आपका खर्च कितना था, 3 रुपए होता था, 4 रुपए कमाते थे, 3 रुपए हमारा खर्च होता था, ठीक है। बट आज हम देखते हैं कि हम 6 रुपए कमा रहे हैं या 10 रुपए कमा रहे हैं, खर्च हमारा 3 रुपए से बढ़ के मान लो 4 रुपए हो गया। पहले हमारा 1 रुपए बच रहा था, अब कितना बढ़ा हमारा, बेशक खर्च हमारा 1 रुपए और बढ़ गया, 4 रुपए हो गया, बट हमारी इनकम भी कितनी बढ़ गई है, 10 हो गई है। तो अब हम 6 खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, 4 बचा रहे हैं। अब हमारी बचत क्या हो गई, बढ़ गई। आय बढ़ने से क्या हुई, आपकी बचत में वृद्धि हो गई। अब हम देखते हैं जब हमारी बचत में वृद्धि हो गई, जब हमारी बचत बढ़ गई तो आगे क्या बढ़ सकता है, बचत बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे बचत बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास बचत हो गई ना तो हम पैसे को क्या करेंगे। पहले तो होता था कि घर में क्या होता था कि पैसों को घर में रख दिया जाता था। कहीं आप ग्रामीण सेक्टर में रहते हो, जो पहले की महिलाएं होती थी, आप अपने घर में दादी लोग हों तो उनसे पूछिए, वो पैसे अपनी तिजोरियों में बंद करके रखती थी, कहीं अटैची पेटी या फिर बक्से में रखते थे। और महिलाएं आज भी कोविड टाइम में एक चीज तो समझ में आई ना,
जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, सभी महिलाओं के 500-500 के नोट जो छुपा के रखे गए थे सब बाहर आ गए। तो ऐसे हम इसमें देखते हैं कि जब बचत हुई ना, तो क्या करते हैं लोग, अब क्या करते हैं कि निवेश में बढ़ते हैं। ठीक है, निवेश की ओर बढ़ते हैं, निवेश की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बचत से क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। निवेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर बचत भी बढ़ रहा है, निवेश भी बढ़ रहा है, निवेश आपका बढ़ रहा है, अगर निवेश नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि पैसे को सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए वित्तीय समावेशन एक कॉन्सेप्ट होता है। वित्तीय समावेशन को भारत सरकार बढ़ाना क्यों चाहती है, ताकि हर व्यक्ति के पास बैंक तक पहुंच हो। ठीक है, हर व्यक्ति के पास बैंक तक की पहुंच हो। तो क्या होता है कि जो बचत होती है ना, उसे हम बैंक में जमा करते हैं। अगर हम अपने पास पैसे रख लेते हैं तो उससे देश की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। बट अगर हम उसे बैंक में सबमिट करते हैं, जब उसे हम बैंक में सबमिट करते हैं तो बैंक क्या करता है, लोगों को उधार देता है। ठीक है, लोगों को कर्जा देता है, उधार देता है। तो लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बैंक से उधार लेते हैं। उधार लेके क्या करते हैं, जो आपका पैसा बैंक लिया, बैंक किसको दिया, उधार दिया। उधार देकर जो बैंक के पास गया ना, बैंक उधार दिया जो उद्योगपति के पास गया, तो वो क्या किया, उद्योग धंधों में और ज्यादा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से जब निवेश बढ़ता है तो फिर से जीडीपी की वृद्धि बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो साइकिल चलती है कि जहां हर जगह वृद्धि वृद्धि होती है, जीडीपी वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगार वृद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं, आय में वृद्धि, बचत में वृद्धि, निवेश में वृद्धि। तो इससे क्या होता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में वर्चुअस साइकिल चलती होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था क्रमागत रूप से बढ़ती जाती है। बट हम आगे देखेंगे, अगली हमारी साइकिल क्या है, विशियस साइकिल। ठीक है, क्या है, विशियस साइकिल। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि, ठीक है, आप लोग मूलतः ये समझते चलिए कि विशियस साइकिल में क्या होता है कि जीडीपी में वृद्धि क्रमतः बढ़ती जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन बना के दे सकता है कि वर्चुअस साइकिल होती क्या है। वह साइकिल जिसमें, वह अर्थव्यवस्था जिसमें जीडीपी क्या होती है, देश की अर्थव्यवस्था सतत रूप से, क्रमागत रूप से बढ़ती जाती है, जिसमें ऐसे आपके उत्पादन वृद्धि, रोजगार वृद्धि, बचत वृद्धि, ये सब दी जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी वर्चुअस साइकिल होगी। आके जब विशियस साइकिल में आएंगे तो क्या होता है कि हमारी जब जीडीपी वृद्धि दर कम होती है, सेम उसी का उल्टा होगा। जीडीपी वृद्धि दर में कमी आई, जीडीपी वृद्धि दर में कमी आई तो क्या हुआ, जीडीपी में भी कमी आएगी किसी भी देश की। जीडीपी में भी, जीडीपी की कमी आई, जीडीपी में कमी आई तो क्या हुआ, उत्पादन में कमी आई। अगर उत्पादन में कमी आई तो हम ये देखते हैं कि जब आज उत्पादन हम 100 का कर रहे हैं, कल का हमें 5 का उत्पादन करना हो या 20 का उत्पादन करना हो, तो आज हमारा क्या है कि आज हमें 100 का उत्पादन में 20 आदमियों की काम है, कल हमें 20 का ही उत्पादन करना है तो हमें 5 ही आदमियों में हो जाएगा ना काम। तो रोजगार में क्या आएगी, कमी आएगी, रोजगार में कमी आएगी। अब रोजगार में कमी आई तो क्या हुआ, बचत में भी कमी आएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं जाएगा, रोजगार है नहीं, पैसा आने का साधन नहीं है, खर्च उतने ही है, तो क्या होता है, हमारा बचत कम हो जाती है, बचत कम हो जाती है। जब बचत कम हो जाती है तो निवेश भी कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब बचत होगी नहीं तो हम निवेश करेंगे नहीं, निवेश में कमी आ जाएगी। ठीक है, जब निवेश में कमी आ जाएगी तो फिर से देखते हैं कि हमारी जीडीपी वृद्धि दर में भी, परसेंटेज के रूप में भी कमी आ जाती है। तो ये हमारा विशियस साइकिल के अंतर्गत काउंट होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा क्या 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 होती है वर्चुअस साइकिल और क्या होती है विशियस साइकिल। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि अंतरण भुगतान जीडीपी में शामिल क्या क्या होता है। ठीक है, हम कौन कौन सी आय को जीडीपी में शामिल करते हैं। तो हम यहां पर क्या क्या शामिल करते हैं वो तो हम समझ ही चुके हैं
कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य शामिल करते हैं। बट हम देखते हैं क्या ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो शामिल नहीं की जाती हैं। उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है नकारात्मक बाह्यता। ठीक है, आप समझेंगे कि नकारात्मक बाह्यता क्या होती है। क्या है हमारा नकारात्मक बाह्यता? इसको ऐसे कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए जो जीडीपी में नहीं शामिल की जाती है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि मान लो हम कोई फैक्ट्री आपके किसी रिवर के किनारे लगाएं। जैसे हमारे यहाँ, हम प्रतापगढ़ से हैं तो हमारे यहाँ एक नदी है, सई नदी। ठीक है, तो मान लो हम सई नदी के किनारे कोई फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री लगाते हैं तो फैक्ट्री से जो कचरा होता है, कोई जूते या चप्पल की हम फैक्ट्री लगाते हैं जिसमें कचरा बहुत ज्यादा हो तो, ठीक है, जो कचरा होता है उस वो कचरा क्या होता है, नाल जब हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं उससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं नदी में, वो क्या होती हैं, वो उससे संक्रमित होती हैं। उससे संक्रमित होकर वो उनकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो नदी से छोटी छोटी मछलियां संक्रमित होकर डेथ हुई हैं, उनको खाता कौन सी है, बड़ी मछलियां, उनसे बड़ी मछलियां। ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि जो पर्यावरण का नुकसान होता है, ठीक है, जो पर्यावरण का नुकसान होता है उसको हम कहीं भी शामिल नहीं करते। ठीक है, वो क्या होता है, आपकी नकारात्मक बाह्यता के अंतर्गत शामिल किया जाता है और वो जीडीपी में शामिल नहीं होता। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में, हमारे उत्पादन में जो पर्यावरण की क्षति होती है, ठीक है, जो पर्यावरण की क्षति होती है उनको हम शामिल नहीं करते हैं किसी भी सेक्टर में, इसलिए वह जीडीपी के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। आगे हम देखेंगे अगला क्या, नकारात्मक बाह्यता की बात क्या आता है, हमारा आता है आगे है हमारा अंतरण भुगतान। ये चीजें समझ लेना क्योंकि अंतरण भुगतान से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके और फिर भी आने की पॉसिबिलिटीज 90% है। ठीक है, अंतरण भुगतान, ट्रांसफरेबल पेमेंट, ठीक है, तो ट्रांसफरेबल पेमेंट हमारी क्या होती है। अब ट्रांसफरेबल पेमेंट से मतलब यह होता है कि जैसे जिसमें एक तरफा भुगतान किया जाता है। एक तरफा भुगतान का मतलब यह है कि जब हम एक तरफा भुगतान करते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि एक तरफ से ही पैसा दिया जाता है। जैसे अभी हमें कोई आए कुछ पैसे देके चला जाए, ठीक है, आए, जैसे आपकी छात्रवृत्ति आती है ना, वृद्धावस्था पेंशन आती है ना, तो उसमें क्या होता है, वो अंतरण भुगतान है क्योंकि उसमें दूसरी तरफ से ना कोई सेवा दी जा रही है, ना कोई सेवा दी जा रही है, ना किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो वो हम अंतरण भुगतान के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफा भुगतान होता है। ऐसे लिख लीजिए, यह एक तरफा भुगतान होता है। ठीक है, जिसमें केवल एक तरफ से आपको पेमेंट की जाती है। इसमें क्या होगा, लाइक एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, क्या है एग्जांपल में, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पीएम किसान,
सम्मान निधि, ईटीसी। हम ये चीजें देखते हैं जिसमें एक तरफा भुगतान होता है, उसे हम किस में शामिल करते हैं? अंतरण भुगतान में शामिल करते हैं। बट आप पेंशन में आएंगे तो क्या जो रिटायरमेंट होते हैं लोग, जैसे जो सेवा दे करके रिटायर होते हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है, क्या वह भी अंतरण भुगतान में शामिल होगी? नहीं। ठीक है, आप बोलेंगे क्यों नहीं शामिल होगी? क्योंकि वह भी तो बैठ करके ही दी जा रही है, दूसरी तरफ से कोई सेवा नहीं दी जा रही है। परंतु वो अंतरण भुगतान में शामिल नहीं होगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो आपकी रिटायरमेंट की पेंशन दी जाती है, ठीक है, सेवानिवृत्त की जो पेंशन दी जाती है, उसके लिए जो सेवाएं हैं ना, वो पहले से ही ली जा चुकी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी सेवानिवृत्ति की जो पेंशन होती है, ठीक है, वो आपका अंतरण भुगतान में शामिल नहीं होगा। तो आप लिख लीजिए नोट करके, ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाली पेंशन को अंतरण भुगतान में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं कि अंतरण भुगतान क्या होता है। इसके बाद अब देखते हैं, हम एक फ्लो बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, जिससे हम एक दूसरे का संबंध देख लेंगे जीडीपी से जीएनपी तक, और यही आपका आज का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो हम इसमें समझेंगे क्या, जैसे होता क्या है। आप जब देखते हैं तो पहले क्या होता है? जीडीपी बाजार मूल्य। जीडीपी बाजार मूल्य के बाद क्या होता है हमारा? उसके नीचे आएंगे, जीडीपी बाजार मूल्य के बाद होता है जीएनपी बाजार मूल्य। जीएनपी बाजार मूल्य के बाद क्या आता है हमारा? जीएनपी बाजार मूल्य के बाद आता है एनएनपी बाजार मूल्य। ठीक है, एनएनपी बाजार मूल्य हुआ। एनएनपी बाजार मूल्य के बाद क्या होता है? एनएनपी कारक लागत। एनएनपी कारक लागत। एनएनपी कारक लागत। अब हम देखते हैं जीएनपी, एनएनपी बाजार मूल्य हम कैसे निकालते हैं? जीएनपी में से जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, तो ये हमारा एनएनपी बाजार मूल्य निकलता है। आगे हम देखते हैं एनएनपी बाजार मूल्य के बाद एनएनपी कारक लागत हमें निकालना होता है, तो एनएनपी बाजार मूल्य एनएनपी बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया है, एनएनपी कारक लागत। ठीक है, आगे हम देखते हैं एनएनपी कारक लागत ही क्या हमारी कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, ये जो एनएनपी कारक लागत है यही हमारी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट होती है। राष्ट्रीय आय, अब ये जो राष्ट्रीय आय होती है आपकी, इसको हम देखेंगे तो ये दो चीजों में डिवाइड होती है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय आय होती है ये डिवाइड होती है किसमें, एक आपका पीसीआई होता है, एक होगा व्यक्तिगत आय। ठीक है, ठीक है, तो हम आज क्या क्या समझे, जीएनपी समझे, एनएनपी समझे, हमने देखा हमने टोटल क्या क्या पढ़ लिया है अब इकोनॉमिक्स में। ऐसे देख लो, इस क्रॉप से हम समझ सकते हैं, हमने पहले जीडीपी समझा, जीएनपी समझा, एनएनपी समझा, एनएनपी बाजार मूल्य, एनएनपी कारक लागत। ठीक है, बाकी बीच में जो कर, सब्सिडी, वस्तु, सेवा, अदर चीजें जो हैं हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो राष्ट्रीय आय का टॉपिक होता है ये समाप्त होता है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद, और एक बार पुनः चैत्र नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ एवं मंगल रखें, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।